रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये देखना है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, इसका भी एन आर, इसका भी एन आर, इसका भी एन आर। तो इस तरह से यम रोज जो है ये पैरेलल ऑर्डर में ऐड किए गए हैं। तो इसलिए टोटल जब इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे ऑल सेल्स का, तो उस कंडीशंस में हम यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R डैश इज इक्वल टू 1/NR फर्स्ट सीरीज का, सेकेंड सीरीज का भी सेम होगा 1/NR, थर्ड का भी सेम होगा 1/NR। इस तरह से ये कितने टाइम्स जाएगा? यम रोज बार, क्योंकि यम रोज को हमने पैरेलल ऑर्डर में ऐड किया है, तो इसलिए ये हो गया यम टाइम्स 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR यम टाइम्स द सम ऑफ दिस यम अपॉन NR। ये पॉइंट्स है आपका 1/NR 1/NR यम टाइम्स तक लिखकर ऐड करिए, नहीं तो 1/NR में यम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम ये प्रोसेस जैसे 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6, या 2 3 बार ऐड किया गया है इसलिए 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा? 6। इसलिए 1/NR को n टाइम्स तक लिख कर ऐड करें, नहीं तो आप 1/NR में यम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम आपको निकल जाएगा। R डैश इज इक्वल टू NR अपॉन यम। तो आपने देखा कि हमने पूरे सेलों का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, सपोज कर लीजिए बिटवीन, या डायरेक्ट यहां पर नोट कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस इंटरनल रेजिस्टेंस में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा NR अपॉन यम प्लस कैपिटल R। तो इस तरीके से आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिल गया, NR अपॉन यम प्लस कैपिटल R। दूसरा जो पॉइंट्स ये है कि इस रो का भी टोटल आपका EMF NE होगा, जो हमने फिगर हमने यहां पर ऑफ कर दिया है, इसका भी आपका जो है टोटल EMF NE होगा। इस तरीके से जितना भी मैंने सीरीज को पैरेलल ऑर्डर में ऐड किया है बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, तो बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट टोटल EMF इज इक्वल टू द EMF ऑफ वन सीरीज। यानी कहने का मतलब एक रो का जो EMF होगा वही EMF इस पूरे सर्किट का भी होगा, क्योंकि ये सभी हमने पैरेलल ऑर्डर में ऐड किया था। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर पैरेलल ऑर्डर में अगर हम ऐड करते हैं तो सभी रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो फर्स्ट सीरीज का टोटल EMF NE, सेकेंड का भी NE, थर्ड का भी NE, लेकिन इन सबको हमने पैरेलल ऑर्डर में ऐड किया गया है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल EMF ऑफ द सर्किट बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल EMF ऑफ n सेल इन वन रो। तो ये होगा वैल्यू आपका टोटल EMF बिटवीन फर्स्ट एंड या बिटवीन A एंड B, सपोज कर लीजिए ज्वाइंट को, जहां हमने A एंड B हमने फिगर में बनाया था उसको जंक्शन A एंड B, तो बिटवीन A एंड B, तो A एंड B जो होगा वो एक सीरीज के EMF के इक्वल होगा, यानी NE होगा। अब हमारा पॉइंट्स ये मिल गया कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट कर लिया, टोटल EMF बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमको निकालना है यहां पर करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस।
current is denoted by the symbol I, total EMF NE, and total resistance NR upon M plus capital R. नहीं दिखाई दे रहा। हेलो सर, थोड़ा सा इसको करें, नीचे थोड़ा सा कट जा रहा है, थोड़ा सा सेट करिए ना इसको, नीचे वाला। हाँ बस, चलिए ठीक है, आप देख लेंगे लड़के। हाँ इधर देखिए, करंट फ्लो इनटू द सर्किट, आई इज करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल आई, टोटल ईएमएफ एन ई एंड टोटल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। According to mathematical rule, we take the LCM. So after simplification, n r plus m r upon m, and that m reverse to the numerator. After simplification, according to mathematical rule, you can get I is equal to m n e upon n r plus m r, capital R. n r plus m r upon m, तो that m reverse to the numerator according to mathematical rule. I is equal to m n e upon n r plus m r. तो आपने ऑब्जर्व किया कि हमने मिक्स ग्रुपिंग में जब सेल को ऐड किया, जिसमें कुछ सेल सीरीज में, कुछ सेल पैरेलल में ऐड किया, और सबको मिला करके फ्लो ऑफ करंट इनटू द सर्किट जब हमने फाइंड आउट किया, तो I इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, ये हमको फार्मूला मिला। अब इस फार्मूले पर हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या कंडीशन हो सकता है कि मिक्स ग्रुपिंग में सेल को ऐड किया जाए और फ्लो होने वाला करंट जो है मैक्सिमा हो, मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो हो। तो फॉर मैक्सिमम करंट you see by this formula I maxima, then n r plus m r is minima. क्योंकि मैथमेटिकल रूल है कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर यदि कम होगा, लो होगा, तो ये वैल्यू आपका हाई होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंतर्गत आपका ये वैल्यू जा रहा है। तो फॉर मैक्सिमा करंट, फॉर मैक्सिमा या फॉर मैक्सिमम करंट, for maximum current n r plus m r minima, यानी to get the maximum current flow into the circuit in mixed grouping, n r plus m r is minima. अब पॉइंट ये उठता है कि मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन हो गया कि n r plus m r is minima। अब इसको हम मैथमेटिकल सिंप्लीफाई करते हैं, एन आर प्लस एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम एन आर माइनस अंडर रूट एम आर होल का स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर। इस स्टेप को आप देखिए, इसको हमने मैथमेटिकल इस रूप में लिखा, क्योंकि अगर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन गेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, बिकॉज ए माइनस बी होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको एन आर मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस एम आर माइनस 2 अंडर रूट एन आर एम आर, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल we can write n r plus m r is equal to under root n r minus m r whole square plus 2 under root n r plus m r। क्वेश्चन ये अराइजेज है कि फॉर मैक्सिमम करंट, इट मींस मैक्सिमम करंट आपको तभी फाइंड आउट हो सकता है व्हेन n r plus m r is minima एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इसका मतलब कि इसके मिनिमा के लिए इसको 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू चाहे प्लस लेंगे तो प्लस का स्क्वायर प्लस, अगर इसका वैल्यू माइनस लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस।
तो हम इसका वैल्यू प्लस और माइनस कोई भी लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा इंक्रीज होता जाएगा। मिनिमा कब होगा? जब अंडर रूट एन आर माइनस एम आर जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो फॉर सर एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो सर इससे अच्छा हम इसे डिफरेंशिएट क्यों ना कर ले, तो हमें पता चल जाए, क्योंकि मिनिमा कह रहा है तो हम डिफरेंशिएट करके भी तो डिराइव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े इसलिए उसको नहीं बताया गया उस मेथड से, इसीलिए अलजेब्रा का फार्मूला यूज किया है हमने। इसलिए कि डिफरेंशिएशन सभी स्टूडेंट्स अभी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमा के लिए ये होता है कि डिफरेंशिएशन को हम जीरो कर देते हैं और जीरो करने के बाद Yes, वहां से हम कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के नहीं है, कुछ बायो स्टूडेंट्स भी बिलोंग्स कर रहे हैं, इसीलिए उनके लिए हमने अलजेब्रा का फार्मूला यूज किया है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल्स है, और ये मिनिमा तभी हो सकता है जब ये वैल्यू जीरो होगा। क्योंकि अगर इस वैल्यू को अगर हम +1 प्लस अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, अगर -2 भी लेते हैं तो भी इसका वैल्यू प्लस ही होगा। इसका मतलब कि देख रहे हैं कि चाहे हम प्लस ले या माइनस ले, हमेशा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और हमको मिनिमा जाना है, तो मिनिमा के लिए कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू जीरो होना चाहिए। बट सर हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे कैसे? कहां पे? सर आपने nr प्लस mr इक्वल टू जो लिख रखा है रूट ओवर nr NR plus माइनस MR, mr। you can मतलब we can write NR plus MR is equal to this value according to algebraic formula। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वैल्यू मिनिमा होना चाहिए मैक्सिमम करंट के लिए, क्योंकि जब ये मिनिमा होगा तभी करंट क्या होगा? मैक्सिमा होगा। तो ये मिनिमा, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो गया, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो गया, और हमको दिखाना है कि ये मिनिमा है। तो ये मिनिमा तभी हो सकता है जब ये वैल्यू आपका जीरो होगा। जीरो अगर नहीं होगा, अगर कोई भी वैल्यू आप लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। मिनिमा के लिए कंफर्म है कि ये वैल्यू जीरो होगा, तभी आपका ये मिनिमा होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। तो एन आर प्लस एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर माइनस एम आर होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एन आर इंटू एम आर के लिए हम कह रहे हैं कि जब एन आर प्लस एम आर मिनिमा होगा, तो मिनिमा तभी हो सकता है जब ये वैल्यू आपका जीरो हो। और सेम वही स्टेप करते हैं हम डिफरेंशिएशन में भी, कि कोई भी फंक्शन दे दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स निकालते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया। फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एक साथ लेते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम डिफरेंशिएशन को जीरो कर देते हैं, dy बाई डी एक्स। आज जब जीरो करते हैं तो ये जीरो का मतलब कि एफ डैश एक्स जीरो, और एफ डैश एक्स जीरो करके हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, हमको क्या पता है कि फंक्शन मैक्सिमा जा रहा है या मिनिमा जा रहा है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सपोज कर लिया कि इसका डबल डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आ गया। अब इस x के वैल्यू को इस डबल डिफरेंशिएशन में हम पुट करते हैं। पुट करने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो हम कहते हैं कि आपका मिनिमा होगा, और निगेटिव है तो मैक्सिमा कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। लेकिन हम उस पॉइंट की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एकदम प्योर मैथमेटिकल रूल हो जाएगा, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सभी बच्चे नहीं भी जानते हैं। तो इसलिए हमने इस रूप में ले गए कि एन आर प्लस एम आर इसके इक्वल होगा। और आप बताइए कि ये मिनिमा तभी हो सकता है जब ये जीरो होगा। अगर जीरो छोड़ करके हम कोई भी वैल्यू ले प्लस चाहे माइनस, तो ये स्क्वायर है, हमेशा वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। तो ये वैल्यू मिनिमा के लिए कंफर्म हो गया कि दिस वैल्यू इज जीरो। ओके, हेलो, हाँ, तो एन आर प्लस एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर माइनस एम आर होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर। और फॉर मिनिमा अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू जीरो। अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। Squaring both side you can get nr is equal to mr, or nr upon m is equal to capital R। तो फाइनल हमने ये पॉइंट फाइंड आउट किया, nr upon m is equal to कैपिटल R। आपने देखा होगा जो मैंने पीछे ऑफ कर दिया ब्लैक बोर्ड पर, जो मैंने लिखा था उसमें मैंने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स निकाला था, तो nr upon m निकाले थे।
और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इक्वल हो रहा है। और जब ये इक्वल होगा तो इसका मतलब कि ये आपका मिनिमा होगा, ये मिनिमा होने का मतलब कि ये मिनिमा हो गया, और ये मिनिमा हुआ तो इसका मतलब कि करंट क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। तो फाइनल डिसीजन यही निकलता है कि इन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल व्हेन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन फ्लो ऑफ करंट इनटू द सर्किट इज मैक्सिमा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा करंट to flow into the mixed grouping of the cell. Hello. Yes sir. आवाज आ रही है? Yes sir. हाँ, तो ठीक है, हमने फाइनल यही कैलकुलेशन निकाला है, एन आर अपान एम इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसका मतलब यही हुआ कि इन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स व्हेन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन फ्लो ऑफ करंट इनटू द सर्किट इज मैक्सिमा। ये आपका डेरिवेशन था। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या है, और मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होगा, और किस कंडीशंस में आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमा होगा, वो कंडीशंस। तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल generally in simple circuit to find the value of electric current we use the Ohm's law, because you know that Ohm's law R is equal to V upon I, then I is equal to V upon R. So by this formula we can find the value of electric current for only simple circuit. But when the circuit is complex, then we cannot find the easily value of electric current by the Ohm's law. Then we use the Kirchhoff's law. It means Kirchhoff's law, with the help of the Kirchhoff's law, easily find the value of electric current into the complex circuit. Kirchhoff is the name of a scientist. Kirchhoff साइंटिस्ट का नाम है। किरचॉफ ने ये बताया कि अगर सिंपल सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट को ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उस समय हम जो है ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, तो देयर आर द वेरी वेरी डिफिकल्टी टू फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो इसलिए किरचॉफ ने मैथमेटिकल provided there are the two types of the rule to find the value of electric current in the complex circuit. तो हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जामिनेशंस में इससे आपको जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछता है। आपको फिगर दे दिया जाएगा, उस फिगर पर जो है आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करके आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और इससे फ्रीक्वेंटली आप आंसर पेपर उठा के देखेंगे आप, तो ऑलवेज आपको मिलेगा कि बोर्ड में एक न्यूमेरिकल पूछा है। हम कराएंगे भी आप लोगों को प्रैक्टिस इससे रिलेटेड। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि किरचॉफ्स रूल क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द किरचॉफ्स रूल। अमंग देम फर्स्ट रूल मैं यूज कर रहा हूं। फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, the algebraic sum of the meeting of all current on the junction is equal to 0। मतलब साइंटिस्ट किरचॉफ ने ये बताया कि मान लीजिए कि कोई जंक्शंस है, सपोज कर लेते हैं कि ये जंक्शंस हैं, इस जंक्शन पर बहुत सारी करंट जो है आ रही है और यहां से जा रही है। सपोज कर लीजिए कि हमने इसको I1 सपोज कर लिया, इसको I2, इसको हमने I3 सपोज कर लिया, और ये हमने I4 और I5 सपोज कर लिया, और इसका नाम हमने वो रख दिया, वो इज द जंक्शन। यानी ये एक जंक्शन पॉइंट है, और इस जंक्शन पर बहुत आपके कई करंट जो है आकर के मीट कर रही हैं, और यहां से बहुत सारी करंट जो है अवे हो रही हैं।
तो इसके लिए किरचॉफ ने अपने रूल में ये बताया कि दी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग ऑन द जंक्शन इज इक्वल टू 0. इट मींस सिग्मा आई इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ्स लॉ. So what is the first law of the Kirchhoff's rule? So the algebraic sum of the meeting of all current on the junction is equal to 0. Mathematically, it is denoted by sigma I is equal to 0. But Kirchhoff said that when you are using my rule, then use the sign convention. According to Kirchhoff said that the currents which are going towards the junction, taking the positive sign, and the current which are leaving away from the junction taking as negative sign. ये किरचॉफ ने रूल साइन कन्वेंशन बताया. तो किरचॉफ ने साइन कन्वेंशन में क्या बताया? किरचॉफ ने साइन कन्वेंशन में यही बताया कि जो करंट जंक्शन की तरफ जा रही है हम उनका साइन पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जंक्शन से अवे हो रही है उनका साइन हम निगेटिव लेंगे. इस तरीके से अगर उन सभी करंटों का अलजेब्रिक सम कर दिया जाए तो उसका टोटल वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ्स रूल. तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 को इस फिगर पर अगर सेट करेंगे तो हम I1 का साइन प्लस लेंगे क्योंकि जंक्शन की तरफ जा रही है, I2 का साइन भी हम प्लस लेंगे क्योंकि ये जंक्शन की तरफ जा रही है. लेकिन I3, I4, I5 अवे हो रही है तो इनका साइन हम माइनस लेंगे और इन सभी का वैल्यू क्या होगा? 0. यही किरचॉफ ने अपने रूल में बताया कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग ऑन द जंक्शन इज इक्वल टू 0. ये पॉइंट हुआ. इस फार्मूले को आगे एक्सप्लेन कर दिया जाए तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 ट्रांसपोज कर दीजिए इसको. जब I3, I4, I5 को ट्रांसपोज करते रहे तो आपने क्या देख रहे हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5. I1 plus I2 current, those are going to the junction, and I3, I4, I5 away from the junction. It means the sum of the current going towards the junction is equal to sum of the currents away from the junction. दोनों वैल्यू इक्वल्स है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो करंट जंक्शन की तरफ जा रही है उनका सम और जो करंट जंक्शन से अवे जा रही है उनका सम, दोनों का सम आपस में क्या होता है? इक्वल्स होता है. तो ये था आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल. तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट किरचॉफ सेड दैट इफ द सर्किट इज कॉम्प्लेक्स देन विद द हेल्प ऑफ द आवर रूल्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजीली. सो किरचॉफ प्रोवाइडेड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रूल. अमंग देम फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट मीटिंग ऑन द जंक्शन इज इक्वल टू 0. And also he said that to use my rule, use the sign convention. Those currents which are going towards the junction taking as positive sign and the currents which are away from the junction taking as negative sign. So according to sign convention, I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. After transpose I3, I4, I5, we can get I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 plus I5. It means Kirchhoff's first rule is also explained in such a way that the sum of the currents which are going towards the junction is equal to the sum of the current which is away from the junction. ये स्टेप था आपका. फिर स्टेप हम इसको आगे ले जाते हैं क्योंकि हाँ हेलो, कोई डाउट? यस सर. हाँ कोई डाउट? सर ये फर्स्ट रूल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? आप घबराइए मत, स्टेप चल रहा है. जब हम पूरा अपना फाइनल स्टेप एक्सप्लेन कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा. अब मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया तो नहीं? आप लोगों को जब ये समझ में आया तो आगे आप आगे देखिए क्या हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. हमने यहां तक एक्सप्लेन किया, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं? तो हम नेक्स्ट स्टेप यहां से यूज कर रहे हैं. आपने स्टडी किया होगा कि the rate of flow of electric current is called the rate of flow of electric charge into the circuit is called the electric current. So आपने स्टडी किया कि I is equal to Q upon T. So Q is equal to I into T. आपने स्टडी किया कि I is equal to Q upon T. The rate of flow of electric charge into the circuit is called the electric current. I is equal to Q upon T. तो ये वैल्यू है क्या? इलेक्ट्रिक करंट है. सपोज कर लेते हैं कि अगर हम I1 की जगह पर हम ले सपोज कर लेते हैं कि Q1 अपॉन T.
I2 की जगह हम Q2 अपान टी ले लें, I3 की जगह Q3 अपान टी ले लें, I4 की जगह Q4 अपान टी ले लें, I5 की जगह पर हम Q5 अपान टी ले लें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि Q1 अपान टी फर्स्ट चार्ज, I2 की जगह पर आप ले सकते हैं Q2 अपान टी, Q3 अपान टी, Q4 अपान टी एंड Q5 अपान टी आप ले सकते हैं। बात हम टी टाइम की ले रहे हैं, टी टाइम में ही आपका जो है करंट जंक्शन की तरफ जा रही है और उतने ही टाइम में हम जंक्शन से अवे होने वाले करंट को ले रहे हैं। तो इस फार्मूले से आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो b मल्टीप्लाई t बोथ साइड, देन t कैंसिल, आफ्टर यू कैन गेट q1 प्लस q2 इज इक्वल टू q3 प्लस q4 प्लस q5। क्या आपने देखा? आपने यही देखा कि जो चार्ज जंक्शन की तरफ जा रही है, जितना चार्ज जंक्शन पर जा रही है उतना ही चार्ज जंक्शन से अवे भी हो रही है। इसका मतलब कि जंक्शन पर कोई चार्ज आपका एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, मतलब स्टोर नहीं हो रहा। इसका मतलब कि द सम ऑफ द टोटल चार्ज गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल चार्ज अवे फ्रॉम द जंक्शन, बोथ आर इक्वल। It means there is no accumulate the charge on the junction, so Kirchhoff's first rule is also set the law of conservation of the charges. Understand? यही आप पूछना चाहते थे? हेलो, हाँ हेलो, चलिए, तो पॉइंट्स क्या मिला आपको कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां पर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना चार्ज जंक्शन की तरफ जा रही है उतना ही चार्ज जंक्शन से अवे हो रही है। इसलिए किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। कितना टाइम देखे तो स्टार्ट करें तो सर 2 मिनट बाकी है, मुश्किल से 2 मिनट है सर। नहीं हो पाएगा। किरचॉफ सेकंड रूल स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग डेरिवेशन है। पहला कंप्लीट हो गया सर? हाँ, पहला कंप्लीट है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।